हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री पुस्तक हमारे अतीत भाग 3, जो हमारी पुस्तक चल रही थी आवर पास्ट पार्ट 3। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 5th, जब जनता बगावत करती है 1857 और उनके बाद। तो चलिए हम चलते हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम चैप्टर छोड़ा था। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था चारों ओर हताश लोग हो जाते हैं, चाहे वो राजा हो, जमींदार हो या किसान हो। प्रत्येक भारतीय या आम जनता अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो जाती हैं, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार से अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ भारतीय संस्कृति में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। और संस्कृति के साथ जब मैचिंग हो रही थी तो काफ़ी बड़ी समस्या जो है हमारे सामने आ जाती है। मेरठ से दिल्ली तक, तो ये मेरठ में विद्रोह हुआ था। यहाँ पर 29 मार्च 1857 के दिन एक मंगल नाम पांडे का आदमी था, ये उसकी डाक टिकट है। बैरकपुर में जो है अपने अफसरों के ऊपर हमला करने के रूप में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो हुआ क्या था, मेरठ में फौजियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो उसमें नई राइफलों का इस्तेमाल हो रहा था। तो नई राइफलों की एक अफवाह हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उनमें फैली हुई थी। और ये थी जो इनके कारतूस हैं, कारतूसों पे गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। और ये दोनों ही प्रकार से हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए एक प्रकार से उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात थी। और जब कारतूस का इस्तेमाल किया जाता तो उसके साथ मुंह लगाना पड़ता था, तो जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो सैनिक थे वो अपने धर्म को भ्रष्ट करने का कारण मान रहे थे उनकी जो नई प्रकार की राइफलें। इसलिए भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिशर्स की इन प्रकार के हुक्मों को मानने से इनकार कर दिया। तो ये एक समस्या थी जिसकी वजह से सैनिक विद्रोह आरंभ हुआ। तो जब मेरठ में विद्रोह होता है तो उसमें जो सैनिक है पूरी तरह से अपने अफसरों की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो हुक्म न मानने की वजह से 85 जो सिपाही थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, और कुछ सिपाही थे जिनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। और ये सब बातें 9 मई 1957 की हैं। और बहुत सारे जो सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इनके दुख में आकर या इनकी प्रतिक्रिया में जो सैनिक थे, दूसरे जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने 10 मई को अगले ही दिन मेरठ की जेल के ऊपर धावा बोल दिया और बंद सिपाही जो 9 मई को किए थे उनके ऊपर उनको आज़ाद करवा दिया। और जो मौके पे अफसर थे, ब्रिटिश अफसर थे, उनको मार दिया और उनके हथियार और बंदूकें कब्ज़े में ले ली। और इस तरीके से ये सीधा एक प्रकार से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक युद्ध का ऐलान था। और वो ये पूरे के पूरे सैनिक, भारतीय सैनिक, ब्रिटिश शासन को जड़ से निकालना चाहते थे। लेकिन अब समस्या ये थी, अगर ये जड़ से इनको निकाल देंगे तो भारत का शासन कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा। तो ये एक बहुत भयंकर समस्या थी। तो इसीलिए इस समस्या का तोड़ निकालने के लिए ये दिल्ली में बैठे बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, उनको ये अपना जो है शासक बनाना चाहते थे। इसलिए ये दिल्ली की तरफ चल पड़े। काफ़ी मुश्किल से ये सैनिक दिल्ली में प्रवेश करते हैं और पूरे लाल किले को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। वहाँ पर जो सैनिक होते हैं उनको मार गिराते हैं और दिल्ली जो है अब इनके कब्ज़े में है। तो आखिरकार जो सिपाही हैं वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र से मिलते हैं। और ये बहादुर शाह जफ़र हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं, और इनको
ये अपना राजा मानते हैं, अपना जो है नेता घोषित कर देते हैं। और बहुत सारे जो है भारतीय मुखिया और शासक भी ये चाहते थे ये मुग़ल सल्तनत को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाए, स्थापित किया जाए। तो उसका एक ही मात्र ही हमारे सामने विकल्प था और वो था बहादुर शाह जफ़र। तो इस तरीके से बहादुर शाह जफ़र भी इनको यस कर देते हैं, तो जिससे जो है पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सीधा चैलेंज भी था और अब एक और से तो विद्रोह हो चुका था, अब उसको या तो शांत किया जाए या उनके साथ लड़ा जाए। अब देखते हैं आगे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं। अब भारतीय शासकों को भी ये लगता था अगर वो मुग़ल सल्तनत दोबारा से स्थापित हो जाएगी तो वो पहले की तरह चैन से अपने क्षेत्र में शासन कर पाएंगे, और जो ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर भिन्न प्रकार की बंदिशें लगा रखी हैं वो हट जाएंगी। इसलिए स्थान स्थान पर जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह होना आरंभ हो गया। अवध में विरोध के बाद भिन्न प्रकार की जो सैनिक छावनियाँ थी, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन क्षेत्रों की सैनिक छावनियों में भी धीरे धीरे सिपाही विद्रोह करने लगे और अब बगावत जो है चारों ओर देखी जाने लगी। कोई सभी प्रकार के नेता, जमींदार, मुखिया, किसान सब जो है विद्रोह कर रहे थे। अब जो बाजीराव पेशवा ने उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया, नाना साहब सॉरी बाजीराव पेशवा जो थे उनके पुत्र जो नाना साहब थे उन्होंने कानपुर का अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और ख़ुद को बहादुर शाह जफ़र का गवर्नर बोल दिया। इस तरीके से जो अन्य छोटे छोटे शासक थे वो भी अपने आप को दिल्ली के सम्राट के साथ जोड़ने लगे। इसी तरह ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो भी इन विद्रोही सिपाहियों के साथ जाके मिल गई और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर जो है अंग्रेज़ों को चुनौती दी। और इसी तरह से ही मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र के राजगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई लोधी, तो इन्होंने भी अपनी एक 4000 सैनिकों की टुकड़ी जो है तैयार कर ली और वो भी अंग्रेज़ों का विद्रोह करने लगी। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे राजा भी थे, वो भी ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का विद्रोह करने लगे। ये झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई। अब बहुत सारे लोग जो हैं अंग्रेज़ों का विद्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों की ओर से चारों तरफ जो है बगावत की स्थिति देखने को मिली। तो 6 अगस्त इस स्थिति को देखते हुए 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट पद के जो है कर्नल टाइटलर जो है इन्होंने एक कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और जो स्थिति को उन्होंने स्पष्ट किया उनके सामने। इसी समय के बीच में बहुत सारे नेता हमारे देश में सामने आते हैं, जैसे फैज़ाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह, और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी अंग्रेज़ शासन जो है बहुत ही जल्दी यहाँ से ख़त्म होने वाला है। तो इस प्रकार की बातें करके मौलवी अब्दुल्ला शाह ने बहुत सारे लोगों की संख्या, भारी संख्या जुटा ली और वो अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। इसी तरह से ही बिहार के एक जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने भी इन विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और कई महीने तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई और कई इलाकों में नेता और लड़ाके ने जो है युद्ध में हिस्सा लिया। तो ये एक पेंटिंग है जो दिल्ली की तरफ जो विद्रोही सिपाही जो हैं वो जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी का पलटवार। कंपनी ने फिर क्या किया, तो शुरुआत के 3-4 दिन में तो युद्ध चलता है, दिल्ली के जो लाल किला है उसको जीतने का प्रयास करते हैं, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और ज़्यादा सैनिक और गोला बारूद मंगाया जाता है और आखिरकार ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं और दिल्ली का जो लाल किला है वो उनके कब्ज़े में आ जाता है और जल्द ही वो जो दोषी हैं उनको, विद्रोही हैं उनको सज़ा और कानून सज़ा देते हैं और उनके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाते हैं। और जो अंतिम मुग़ल बादशाह है उनकी आंखों के सामने उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को गोली मार दी जाती है और बाद में
उनकी पत्नी जिनका नाम था बेगम जीनत महल, इसको और बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेल में भेज दिया जाता है 1858 में। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी जेल में भेजा गया था, रंगून की जेल में भेजा गया था, और 1862 में इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब दिल्ली का किला जीतने का मतलब ये नहीं था, विद्रोह जो है शांत हो गए हैं, बाकी इलाकों में विद्रोह चल रहे थे। और इसी तरह से ही 1858 में लखनऊ जो है ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाता है। और उसके बाद जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में ही जून में ये शिकस्त देते हैं। और इसी तरह से ही धीरे धीरे एक एक करके सभी जो विद्रोही हैं उनका सामना करते हैं अंग्रेज़। और तांत्या टोपे ये है, ये उनकी एक स्लिप है, उनकी एक टिकट है, और उसमें जो इनका नाम दिया गया है तांत्या टोपे, ये वे पर्सनैलिटी है। ये जंगलों में घुस गए और जंगलों में आदिवासियों और किसानों की सहायता से ये छापामार युद्ध करते थे, और इसमें इन्होंने को काफ़ी सफलता मिली। और धीरे धीरे लोगों को भी लगा जो विद्रोही हैं वो लगातार हार रहे हैं और उनकी भी हिम्मत टूट रही है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं उनका भी विश्वास विद्रोहियों से उठने लगा। और अंग्रेज़ों ने भी हर संभव प्रयास किया जिससे जो है वो लोगों के प्रति वफादार दिख सके। इस तरीके से धीरे धीरे जो ज़मींदार थे, भूस्वामी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया भी वो विद्रोह का रास्ता छोड़ देंगे यदि उनकी परंपरागत तौर के जो अधिकार है अगर वो बने रहेंगे तो और वो अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और अंग्रेज़ों की हत्या नहीं करेंगे अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो अंग्रेज़ों ने भी इनका जो है इनकी बात को मान लिया। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने जो सैनिक सिपाही जो विद्रोह कर रहे थे या उनमें नवाब राजा जो भी थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया और उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने जो विद्रोहियों का जो है सफाया कर दिया। अब विद्रोह के कुछ ही समय के बाद ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश को अब पता चल चुका था, अंग्रेज़ों को ये पता चल चुका था, अब उनको अपनी पॉलिसीज़ में कई प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे और वो आपको देखने को मिले। अब अंग्रेज़ों ने लगभग पूरी तरह से 1859 में पूरी तरह से जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबा दिया था। और अब ब्रिटिश ने बहुत सारे अंग्रेज़ों ने बदलाव किए। पहला बदलाव ये था जो सबसे महत्वपूर्ण था, अब ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया जिसके अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक जो है बदलाव था। अब पूरी तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उनके हाथ में शासन नहीं रहेगा, वो एक सिर्फ कंपनी है और जो शासन है वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में जाने का मतलब क्या है, जो इंग्लैंड की जो महारानी है विक्टोरिया, उनके वर्चस्व को हमें यहाँ पर कायम करना, उनके वर्चस्व से यहाँ पर शासन चलाया जाएगा। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो है एक भारतीय जो है मंत्री जो है वो नियुक्त की जाएगी और इसके अलावा एक भारत में परिषद का गठन किया जाएगा जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाएगा। तो इंडियन काउंसिल का गठन किया जाएगा जो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से देखेंगे। और ये जो भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ राजनीतिक बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं जो इस समय के बाद हुए थे। तो इस तरह के राजनीतिक बदलाव हुए थे। और इसी तरह ही जो भारतीय राजा जो शासक थे वो दोबारा से विद्रोह ना हो तो उनको आश्वासन दिया गया आगे से कभी भी उनकी रियासतें हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का जो अधिकार वो ब्रिटिश या कब्जा नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर किसी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको नहीं मिलाया जाएगा, उनकी रियासतें वैसी की वैसी बनी रहेंगी। लेकिन शर्त यह है उनको ब्रिटेन की रानी का जो वर्चस्व है वो स्थापित करना पड़ेगा, अपना शासन उनके अधीन मानना पड़ेगा। और एक प्रकार से सिपाहियों के अनुपात में भी काफ़ी अंतर आने लगा। अब जो जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत,
दक्षिण भारत, इन क्षेत्रों के सिपाहियों की संख्या को घटाया गया और गोरखा, सिख और पठानों की संख्या को भर्ती किया गया। मुसलमानों के साथ भी जो है एक प्रकार से उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया गया और इनको जो है शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो क्योंकि इनको लगता था अंग्रेज़ों को भी जो विद्रोह है इन्होंने खड़ा किया है। और फिफ्थ जो पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों और धर्म की संस्कृति या सामाजिक रीति रिवाज की तरफ उनका सम्मान करेंगे, उनके में किसी प्रकार के बदलाव की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के आश्वासन दिए। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा के लिए ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की जो है नीतियाँ बनाएंगी। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद अनेक प्रकार के जो उन ब्रिटिशर्स की अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ में बदलाव देखने को मिले। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर ये भारत का ही मैप है, इसमें वो पॉइंट हैं, वो क्षेत्र है जो रेड कलर में दिखा रखे हैं, जो मुख्य रूप से जहाँ पर विद्रोह हुआ था, और जो ब्लैक कलर में ये कोण बना रखे हैं, त्रिभुज बना रखे हैं, वहाँ वो गौन जो है विद्रोह के क्षेत्र थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, बरेली, मेरठ, इन्हीं क्षेत्रों में जो है, या दिल्ली, इन्हीं क्षेत्रों में जो है आपको अधिकतर विद्रोह देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। इसमें एक केस स्टडी दे रखी है, खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी है जो आपको पढ़नी चाहिए। इसी तरह से एक केस स्टडी और दे रखी है जो है परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर, अब ये इसी तरह का ही 1857 में जिस प्रकार का हमारा भारत में विद्रोह हुआ था, इसी तरह का ही 1860 के दशक में चाइना में एक विद्रोह हुआ था। और उस विद्रोह में बहुत सारे गरीब मेहनतकश लोग जो हैं परम शांति के लिए स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ते हैं। और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिकोंग ने जो है धर्मांतरण करके ईसाई धर्म को अपना लिया और उन्होंने जो है बौद्ध और जो चीन में चल रहा कन्फ्यूशवाद, इस परंपरागत धर्मों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। तो इस प्रकार से जो इनकी जो बुराइयां थी इन धर्मों में, उनके ऊपर जो है क्वेश्चनिंग करने लगे। और ताइपिंग ने विद्रोह में एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं होगी और सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी पर पाबंदी होगी। तो इस प्रकार का एक जो है विद्रोह जो है चाइना में भी हुआ था। तो आप पढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। आशा करता हूँ इन वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए होंगे।